Hello, myself Rashmi Bharti, student of BTech Biotechnology first year, second semester. The topic on which I will speak today is the production technology of FALSA. Firstly, I would like to thank my course instructor, Dr. Prashant Bakshi, for encouraging us to prepare PPT during this lockdown period and also encourages us to indulge ourselves in various activities like making PPT, yoga, and joining live sessions, etc. Now, let's start. So my topic for this PPT is production technology of फालसा क्रॉप। फालसा का साइंटिफिक नेम है ग्रुइया एशिटिका। ये एक इंडिजिनियस फ्रूट क्रॉप है और हिंदुस्तान की बहुत सारी स्टेट्स में ये कमर्शियली कल्टीवेट भी की जाती है। टिलिएसी फैमिली से ये बिलोंग करती है। वैदिक लिटरेचर में भी इसका जिक्र है क्योंकि इसमें बहुत सारी मेडिसिनल क्वालिटीज़ होती हैं। जहाँ पानी बहुत कम होता है, बहुत कम दूसरी क्रॉप सर्वाइव कर सकती हैं, वहाँ भी ये सर्वाइव कर जाती है। लीव्स इसके ब्रॉड होते हैं, राउंड होते हैं, 5 to 18 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और फ्लावर्स जो साइम्स में प्रोड्यूस्ड होते हैं येलो कलर के फ्लावर्स और उनका डायमीटर 2 सेंटीमीटर होता है। और जो राइप फ्रूट्स होते हैं पके हुए, उनका डायमीटर 5 to 12 mm का होता है। एडिबल होते हैं। कलर उनका पर्पल से ब्लैक के बीच रेंज करता है। इनका शेल्फ लाइफ छोटी होती है, इस वजह से ये सिर्फ लोकल मार्केट के लिए ही सुइटेबल है। और हार्वेस्टिंग के बाद इन्हें इमीडिएटली प्रोसेस करना पड़ता है क्योंकि एज इनकी शेल्फ लाइफ छोटी होती है तो इनका ख़राब होने का जो ख़तरा है वो बहुत ज़्यादा होता है। हिंदुस्तान में ये कमर्शियली कल्टीवेट की जाती है इन द स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। इन्हीं राज्यों में ये कल्टीवेट की जाती है ज़्यादातर। फालसा का साइंटिफिक नेम है ग्रुइया एशिटिका। अब अगर बात करें हम इसकी यूजेस की, तो इसे मोस्टली फ्रेश फ्रूट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसका कूलिंग इफेक्ट भी होता है। मॉर्टन ने 1987 में कहा था कि जो अनराइप फालसा फ्रूट्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है रेस्पिरेटरी, कार्डिक और ब्लड डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए। साथ में ये इन्फ्लेमेशन को भी एलिविएट करता है, उसे ठीक करता है। जो लीव्स हैं उन्हें स्किन इरप्शंस पर लगाया जा सकता है क्योंकि उनमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और जो फ्रेश लीव्स होते हैं फालसा के, उन्हें एज एनिमल फॉडर पे यूज़ करते हैं। और बर्मा में तो इसकी जो बाक होती है उसको एज अ सॉप सब्स्टिट्यूट पे यूज़ करते हैं। इसकी बाक से जो मिसलिजिनस एक्सट्रैक्ट निकलता है उससे शुगर की क्लैरिफिकेशन की जाती है। बाक फाइबर्स जो हैं उससे रस्सियाँ बनाई जाती हैं और फाइन ग्रेन होने की वजह से ये स्ट्रॉन्ग भी होती हैं और फ्लेक्सिबल भी होती हैं। और इसकी लकड़ियों से आर्चर्स बो बनाया जाता है, शिंगल्स, स्पीयर हैंडल्स और पोल्स, ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। स्टेम को गार्डन पोल और एज अ बास्केट बनाने के लिए दोनों तरह से यूज़ करते हैं। कैंडीज़ और जूसेस में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसे फ्रेश फ्रूट के तौर पे भी कंज्यूम करते हैं, डेजर्ट्स में भी, और एज अ रिफ्रेशिंग फ्रूट के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग समर मंथ्स क्योंकि इसका कूलिंग इफेक्ट होता है, ऐसे हमने पहले डिस्कस किया। बात करें अगर हम इसकी कॉम्पोजिशन की, तो एयर ड्राइड फालसा सीड्स जो होते हैं उसमें 7.2% ऑयल होता है। ये रिच होता है लाइनोलिक एसिड में और इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ वालमेटोलिक एसिड, हेप्टाडिकॉनिक एसिड, लाइनोलिनिक एसिड, आर्चेटिक एसिड, ये सब प्रेजेंट होते हैं एज सेड बाय मदान एंड खुर्दिया इन 1987। देवन एट ऑल ने 1993 में ये रिवील किया था कि चाहे इसकी टॉल टाइप हो चाहे डॉट टाइप हो, दोनों में सुक्रोज और फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है, लेकिन जो ग्लूकोज है वो सिर्फ टॉल टाइप में प्रेजेंट होता है। फालसा की जो डिलीशियस फाइब्रस फ्लैश है वो लाइट ग्रीनिश वाइट में होती है और जैसे जैसे फ्रूट पकता है तो वो पर्पलिश रेड में हो जाती है और जो सीड है वो स्किन के पास पहुंच जाता है। लेकिन जो ज़्यादा पका हुआ फ्रूट होता है वो पर्पल कलर में हो जाता है और उसकी स्किन भी ख़राब हो जाती है ड्यू टू मॉइस्चर लॉस। फ्लेवर जो है फालसा का वो प्लीजेंटली एस्ट्रिजेंट होता है लेकिन डिलीशियस होता है क्योंकि उसमें शुगर एसिड का जो रेशो है वो बैलेंस होती है, अप्रोप्रिएट होती है। किसी भी फ्रूट को डिलीशियस होने के लिए शुगर एसिड की जो रेशो है वो बैलेंस होनी ज़रूरी है। अगर शुगर बहुत ज़्यादा है और एसिड नहीं है तो भी फ्रूट टेस्टी नहीं होगा, और अगर एसिड के रेशो ज़्यादा है और शुगर की कम है तो भी फ्रूट टेस्टी नहीं होगा। तो किसी भी फ्रूट को टेस्टी होने के लिए, डिलीशियस होने के लिए उनकी रेशो का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जो स्मॉल फ्रूट्स होते हैं फालसा के वो जनरली सिंगल सीडेड होते हैं, लेकिन जो लार्ज फ्रूट्स होते हैं फालसा के वो उनमें 2 सीड्स पाए जाते हैं और उनका डायमीटर 5 mm का होता है। बात करते हैं हम इसकी टेक्सोनॉमी और मॉर्फोलॉजी की। वैसे तो फालसा की बहुत सारी स्पीशीज़ हैं लेकिन ग्रुइया एशिटिका ही है जो एडिबल है। फालसा जो है टॉल श्रब पे ग्रो करता है। बाक इसकी रफ होती है और इसमें न्यूमरस लॉन्ग सिलेंडर ड्रूपिंग ब्रांचेस निकलती हैं। यंग ब्रांचलेट्स जो हैं वो डेंसली कवर्ड होती हैं हेयर की कोटिंग से। लीव्स जो हैं वाइडली स्पेस्ड होते हैं, ऑल्टरनेट में होते हैं, थिक होते हैं
और वो हार्ट शेप या ओवेट में होते हैं। एपेक्स पे पॉइंटेड होते हैं और बेस पे ऑब्लिक होते हैं। लेट स्प्रिंग में इसमें ब्राइट येलो ऑरेंज कलर के फ्लावर्स निकलते हैं जो कि 10 से 19 mm होते हैं। साइंस में प्रोड्यूस्ड होते हैं। स्मॉल राउंड फ्रूट्स जो हैं वो पर्पल कलर में हो सकते हैं, क्रिम्सन में या चेरी रेड में होते हैं, और ये 2 से 3 ही निकलते हैं एक पेडंकल पर। फ्रूट्स जो हैं वो ग्रेजुअली पकते हैं समर मंथ्स में, और फ्रूट्स जो हैं वो लाइट ग्रीन से चेरी रेड में कन्वर्ट होते हैं। चेरी रेड से ये पर्पलिश और फाइनली ये पर्पल और ब्लैक में ये कन्वर्ट हो जाते हैं जब ये पूरी तरीके से पक जाते हैं। और राइप फ्रूट्स जो हैं उसमें थिन लेयर होती है, प्लश की, और सॉफ्ट और टेंडर होते हैं। अब हम बात करते हैं फालसा कल्टीवेशन के लिए सॉइल रिक्वायरमेंट की। फालसा का जो प्लांट है वो किसी भी सॉइल टाइप पे ग्रो कर जाता है, चाहे फिर वो फाइन सैंड हो, क्लेई हो या फिर लाइमस्टोन क्यों ना हो। बस जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो ज़्यादा पुअर नहीं होनी चाहिए। और वाटर लॉक्ड कंडीशंस में जो प्लांट है वो क्लोरेटिक हो जाता है और पुअर ग्रोथ शो करता है। तो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए सॉइल। वाटर लॉक्ड कंडीशन तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो बेस्ट सॉइल मानी जाती है फालसा की कल्टीवेशन के लिए वो वेल ड्रेन्ड और लोमी सॉइल मानी जाती है, क्योंकि उसमें वाटर लॉक्ड कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, वरना ये ग्रो अच्छे से नहीं कर पाएगा। ये क्लोरेटिक हो जाएगा, शो करेगा बहुत ही पुअर ग्रोथ। फालसा के पास डीप रूट सिस्टम होता है, तो ये उन एरिया में भी ग्रो कर जाता है जहाँ पर जो वाटर स्कैर्सिटी कंडीशन हो वहाँ पे भी ग्रो कर जाता है, क्योंकि इसका डीप रूट सिस्टम है तो ये सर्वाइव कर जाता है वहाँ भी। बात करते हैं हम फालसा की कल्टीवेशन की क्लाइमेट रिक्वायरमेंट की। तो जो फालसा की प्लांटेशन है वो ऑल ओवर इंडिया सक्सेसफुली ग्रो की जाती है एक्सेप्ट हायर एलिवेशन। ये लाइट फ्रॉस्ट टॉलरेट कर सकती है बट एट द कॉस्ट ऑफ डिफॉलिएशन। प्लांट जो है डेसिडिशियस है और नॉर्मली अपने लीव्स जो हैं वो शेड करता है स्लोली इन द एरियाज हैविंग माइल्ड विंटर सीजन। ये अंडर वेरिएबल क्लाइमेटिक कंडीशंस में वेल फ्लरिश्ड होता है और इसे फ्रीजिंग कोल्ड टेम्परेचर से प्रोटेक्शन चाहिए, वहाँ ये फ्लरिश नहीं हो सकता। इसे एडिक्वेट सनलाइट, वार्म और हॉट टेम्परेचर चाहिए फ्रूट की राइपनिंग के लिए, ताकि फ्रूट अच्छे से राइप हो सके, उसमें अच्छा से कलर आ सके, डेवलपमेंट हो सके उसकी, और उसकी जो ईटिंग क्वालिटी है वो भी अच्छी बन सके। अब हम बात करते हैं इसके स्पीशीज़ और कल्टीवर्स की। इसके 18 जेनरा और 400 स्पीशीज़ हैं जो डिस्ट्रीब्यूट है ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन ग्रिया एशियटिका ही है जो मोस्ट पॉपुलर है, कमर्शियल इंपॉर्टेंस रखता है, बाकी नहीं। 2 वैरायटीज़ हैं, टॉल टाइप एंड ड्वार्फ टाइप। जो टॉल टाइप है उसमें जो फालसा हैं वो मार्जिनल क्वालिटी में प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन कंज्यूमर्स में रिलेशन नहीं है या पॉपुलर नहीं है। जो डॉर्फ टाइप जो प्रोड्यूस करते हैं फालसा, उसमें शुगर और एसिड का अच्छा ब्लेंड होता है। जैसे मैंने पहले भी बताया, किसी भी फ्रूट को टेस्टी होने के लिए शुगर और एसिड का अच्छा ब्लेंड होना ज़रूरी है। और यही वैरायटी जो है कल्टीवर्स भी प्रेफर करते हैं ग्रो करने के लिए, एज सेड बाय हेस इन 1953। कोई भी वेल नोन कल्टीवर अवेलेबल नहीं है इसका, लेकिन कुछ लोकल फेवरेटिस जो हैं इसे ग्रो करते हैं अपने एरिया में इसी वजह से, क्योंकि इसका जो शुगर और एसिड का जो बैलेंस रेशो है, जो प्रोपोर्शन है, वो बैलेंस होता है, तो ये अच्छा फ्लेवर देता है फ्रूट को, और कंज्यूमर भी इसी वैरायटी को ज़्यादा पसंद करते हैं। बात करते हैं इसकी फ्लावरिंग की। तो नेहरा एट ऑल ने 1986 में ऑब्जर्व किया था कि जो ड्वार्फ जीनोटाइप है उसमें जो फ्लावर्स है वो सारे नोट्स पे बॉर्न होते हैं, वेयरएज जो टॉल टाइप है उसमें 3 डिफरेंट फ्लावरिंग पैटर्न्स हैं। जो ड्वार्फ टाइप का है वो शो करता है प्रिकॉशियस एंथेसिस और डायसेंस, और पॉलन जर्मिनेशन परसेंटेज जो है टॉल वैरायटी से इसमें ज़्यादा पाई जाती है, तो फिर ये ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू टॉल वन ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब हम बात करते हैं फालसा की प्रोपोगेशन की। तो जो फालसा है वो सीड एज वेल एज वेजिटेटिव मीन्स दोनों से प्रोपोगेट किया जाता है। अगर सीड प्रोपोगेशन की बात करें तो जो फालसा है वो कमर्शियली सीड से ही प्रोपोगेट होता है। सिंस वेरिएबिलिटी जो है फालसा में एग्जिस्ट नहीं करती, तो सीड मल्टीप्लिकेशन जो है ये पॉइंट कन्वीनियंट भी है और चीप भी है। सीडलिंग प्लांट्स जो हैं फालसा के वो फेयरली ट्रू टू टाइप है, दैट इज़ मदर प्लांट से सिमिलर हैं। जो फ्रेशली एक्सट्रैक्टेड सीड्स होते हैं फालसा के उन्हें भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं सीडलिंग की रेस करने के लिए, सीडलिंग्स को रेस करने के लिए। ये सीड्स जो हैं 90 to 100 डेज़ के बीच अपनी वायबिलिटी लूज़ कर जाते हैं ऑर्डिनरी स्टोरेज पे अगर हम रखें तो, लेकिन अगर कोल्ड स्टोरेज पे रखें तो 175
से 185 डेज़ भी ये अपनी वायबिलिटी को रख सकते हैं। ये जो सीड है इन्हें 15 से 20 डेज़ चाहिए जर्मिनेशन के लिए, और सीडलिंग्स जो हैं 3 से 4 महीने में ये रेडी हो जाते हैं, फिर इन्हें फील्ड में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। सीड्स जो हैं अगर एक्सट्रैक्शन के बाद इन्हें इमीडिएटली सो किया जाए तो ये हायर जर्मिनेशन देते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में सिंह एट ऑल ने 1961 में ये रिपोर्ट किया था कि बोथ वुड टाइप और प्लांटिंग डेट ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं फालसा में रूटिंग को इन्फ्लुएंस करने में। अगर इनकी ट्रीटमेंट की जाए ऑक्सीजन के साथ, IAA, IBA, NAA के साथ, तो रूटिंग जो है इम्प्रूव की जा सकती है फालसा की, और प्लांट जो है वो रेडीली प्रोपोगेट होता है रूटिंग से, ऑफ हार्डवुड कटिंग एज वेल एज लेयरिंग से भी। बेस्ट ट्रीटमेंट जो है प्रोपोगेशन का वो स्टू लेयरिंग से दिया जाता है। माइक्रो प्रोपोगेशन में वर्मा एट ऑल ने 1972 में ऑब्जर्व किया था कि जो फालसा की कटिंग है उसे 5% शुगर प्लस 100 ppm IBA के साथ अगर ट्रीट किया जाए तो रूटिंग इम्प्रूव हो सकती है। और कैथरोटिया और सिंह ने 1995 में रिवील किया था कि जो हार्डवुड कटिंग्स हैं वो उन्हें ट्रीट किया जाए तो बेटर रिजल्ट्स वो दे सकते हैं ग्रोथ के लिए। अगर हम बात करें फालसा की प्लांटिंग की, तो पिट्स को खोदा जाता है 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर के साइज़ पे, फिर उन्हें फिलअप किया जाता है टॉप सॉइल प्लस फार्म यार्ड मैन्योर से 10 kg पर पिट के हिसाब से। फालसा प्लांट्स जो है उन्हें प्लांट किया जाता है आइदर ड्यूरिंग फरवरी और मार्च के टाइम पे, या फिर जुलाई तो अगस्त के टाइम पे जब लीव्स जो हैं वो शेड होते हैं प्लांट्स के। 1 year old सीडलिंग्स जो हैं उन्हें एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 to 3 मीटर्स के डिस्टेंस पे प्लांट किया जाता है, और हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए ये सूटेबल हैं, और क्योंकि ये 4 से 5 महीने में अपनी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग कंप्लीट कर देते हैं। तो जो फालसा की यील्ड को इंक्रीज़ करना है तो हमें फालसा के प्लांट पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करना पड़ता है, और इसको हम डबल रो सिस्टम से इंक्रीज़ कर सकते हैं, और इस मेथड को हम अडॉप्ट करके जो नंबर ऑफ़ प्लांट्स है पर यूनिट एरिया उसे डबल कर सकते हैं, और जो यील्ड है वो इंक्रीज़ हो सकती है 20 to 30%। तो यही था मेरी PPT फालसा के ऊपर, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। एंड लास्टली अगेन आई वांट टू थैंक माय इंस्ट्रक्टर डॉक्टर प्रशांत बख्शी फॉर इनकरेजिंग अस। थैंक यू।